मई 2025 की बात है। रात का टाइम था। इंडिया से एक ड्रोन में कुछ कोऑर्डिनेट्स सेट करे जाते हैं और उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भेज दिया जाता है। ये ड्रोन कुछ ही मिनटों बाद बिना आवाज़ करे, बिना किसी पायलट के अपने टारगेट को ढूंढता है, कंफर्म करता है और उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज़ कर देता है। इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1 और ये ऑपरेशन सिंदूर में एक्सटेंसिवली यूज़ करा गया था और इसे नागपुर की एक कंपनी ने बनाया था और ये उस टाइम पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यूज़ करा था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन अपने चरम पे थे। और अगले दिन जैसे ही ये खबर पब्लिक तक पहुंचती है, मार्केट में पहुंचती है, उस कंपनी का स्टॉक एक दिन में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है। उस कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड। आप में से कई लोगों ने उस कंपनी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते होंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन कंपनी की नहीं है। ये कहानी उस आदमी की भी है जो एक टाइम पे नागपुर के एक रेलवे स्टेशन पे सोता था और आज 30-40 साल बाद जिसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। ये कहानी है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड की। ये कहानी है उनके फाउंडर सत्यनारायण नूवल की। तो कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलवाड़ा से होती है, जहाँ पे सत्यनारायण नूवल का जन्म हुआ था। करियर वार्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिताजी एक पटवारी थे, यानी कि गांव के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, ये सब एक पटवारी का बेसिक काम होता है। और रिटायरमेंट के बाद उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। पैसे की थोड़ी तंगी थी उनके परिवार में और पैसे की तंगी के चलते उन्हें अपनी क्लास 10th की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि वो लड़का जिसके पास ना कोई फैंसी डिग्री थी, जिसने 10th क्लास तक पढ़ाई नहीं करी थी, जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा सहारा था, उसने ये किया कैसे? उसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कैसे? तो उसने वही करा जो हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर करता है। उसने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करे, उसने रिस्क लिया। फोर्ब्स इंडिया के लिए मनु बालचंद्रन ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि नूवल ने अपनी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें ट्राई करी। उन्होंने एक लीजिंग बिज़नेस चालू करा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट करी और ये सारे के सारे जो बिज़नेसेस हैं वो फेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं चले। कईयों में पैसे का नुकसान हुआ, कईयों में उनके रिलेशंस जो है वेंडर्स के साथ में वो ख़राब हुए। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि राजस्थान में उनका काम नहीं चल पा रहा है, तो राजस्थान छोड़ के वो महाराष्ट्र की तरफ आ गए और यहीं से उनकी कहानी चालू होती है, जो आज भी लोग सुनते हैं जब सोलर इंडस्ट्रीज़ का नाम, तो उन्हें यही कहानी याद आती है। डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि चंद्रपुर में स्ट्रगल के दिन, उनके स्टार्टिंग के जो दिन थे वो इतने मुश्किल थे कि नूवल ने कई सारी अपनी जो रातें हैं वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गुजारी। पैसा उनके पास में इतना कम था कि बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके स्टार्टिंग के कुछ बिजनेसेस फेल हो गए थे, वो बिजनेसेस चल नहीं पा रहे थे। तो पैसे की तंगी उनके परिवार में थी, उन्होंने पैसे की तंगी को झेला था। लेकिन यही एक मोमेंट था जो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने सीखा था जीवन से, जो बिजनेसेस में सीखा था, तो उन्होंने उसी मोमेंट को साथ लेकर, उसी एक्सपीरियंस को साथ लेकर एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी कि कोल माइंस के आसपास एक्सप्लोजिव्स की हमेशा से डिमांड रहती है। आप सबको पता होगा कि कोल इंडस्ट्री में नए माइनिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको एक्सपांड करने के लिए एक्सप्लोजिव्स का यूज़ होता है और ये काफ़ी एक रेगुलेटेड और हेवी सेक्टर है। तो योर स्टोरी की एक इंटरव्यू में नूवल ने खुद बताया था कि उन्होंने स्टार्टिंग में एक एक्सप्लोजिव ट्रेडर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट करा चंद्रपुर में। अब्दुल सत्तार अलाहाबादी करके एक बंदा था जिसके साथ उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा था। उनकी लाइसेंस और वेयर हाउस का यूज़ करके उन्होंने 1000 रुपये महीने का रेंट दिया और एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करी थी जो एक्सप्लोजिव्स को 200-300 रुपये में ख़रीदते थे और 800-1000 रुपये में बेच देते थे और बीच में जो भी बनता था वो उनका प्रॉफिट होता था। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे नहीं रुका, ना ही एक ट्रांजैक्शन था,
इससे उनका वो बिज़नेस इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ जिसने 30 से 40 साल बाद एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। अब अगर हम बात करें तो 1984 आते आते नोवेल जो है वो इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ICI करके एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसके कंसाइनमेंट एजेंट बन गए थे और ये उस टाइम की सबसे बड़ी एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। काफ़ी बड़ा नाम था इनका एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में। और फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोवेल को जल्दी से एक चीज़ समझ आई कि बड़ी जो कंपनीज़ रहती है वो एक मोनोपोलिस्टिक माइंडसेट रखती है। अगर वो खुद ग्रो करना चाहते थे तो उनको समझ आ गया कि ट्रेडिंग से उनकी दाल नहीं गलने वाली है, ट्रेडिंग से उनका काम नहीं चलेगा। 1990s आते आते आप सबको पता है कि हमारे देश में एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ जिसे हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंसिंग राज का इस टाइम अंत होता है। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, चाहे वो विदेशी कंपनियां हों या भारतीय कंपनियां हों, उनके लिए इंडिया के मार्केट्स को खोला जाता है और सरकार छोटी कंपनीज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस देना शुरू करती है। क्योंकि पहले भी हमने इस पर बात करी है कि एक्सप्लोजिव के सेक्टर में, पर्टिकुलरली कोल्स में, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच था और नोवेल ने इसी मौके को पहचाना और ठीक 5 साल बाद 1995 में उन्होंने बैंक से 60-70 लाख रुपए का लोन लिया और यहाँ से सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड की शुरुआत होती है। कंपनी रजिस्टर करी जाती है। अगले ही साल 1996 में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पैकेज्ड एक्सप्लोजिव, बल्क एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर्स का। ये कोई देखा जाए तो कोई बड़ा चमकता हुआ लॉन्च नहीं था। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसमें करीब करीब 60-70 लाख रुपए लग गया था, जो उस टाइम के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट था, जो उस टाइम के हिसाब से एक बड़ा रिस्क था। एक ऐसे आदमी के लिए जो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आया था, जिसके पास में कुछ भी नहीं था, जिसने ऑलरेडी 2-3 बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाया था और वहाँ पर इतने बिज़नेस वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, वो बेसिकली बिज़नेस फेलियर ही थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिस्क लिया और उनका रिस्क जो है वो काम आ गया। कोल इंडिया जैसे क्लाइंट्स को कंपनी ने जो है वो टारगेट करा और कोल इंडिया जैसे क्लाइंट्स को सप्लाई करना स्टार्ट करा और एक टाइम पे 90% से ज़्यादा इनका रेवेन्यू वो कोल इंडिया से ही आता था। ये बिज़नेस डीप डाइव की एक रिपोर्ट हमें कंफर्म करती है। 10 साल के बाद में, यानी कि 2006 में, सोलर इंडस्ट्रीज़ ने BSE और NSE पर अपना IPO लेकर के आए। अब कंपनी प्राइवेट से एक पब्लिक एंटिटी हो चुकी थी। 83 करोड़ का ये IPO था, कोई ज़्यादा बड़ा IPO नहीं था। अभी भी ये माइनिंग और एक्सप्लोजिव की ही कंपनी थी, लेकिन अब 2010-11 के आसपास कंपनी में एक असली ट्विस्ट आना, एक असली पिवट आना बाकी था। 2010 का ये साल सोलर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। करियर वार्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सोलर इंडस्ट्रीज़ ने पहली बार डिफेंस फोर्सेस के लिए एक्सप्लोजिव बनाने का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जीता था और ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। अगर हम सबको पता है कि इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर है वो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स का इंपोर्टर रहा है। अगर हम 2010-11 की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग हथियारों का इंपोर्ट करते थे और जो भी चीज़ें हम भारत में बनाते थे उसमें गवर्नमेंट की, सरकारी कंपनियों की मोनोपोली थी, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो या फिर वो अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो। तो इसमें एक प्राइवेट प्लेयर का घुसना, एक प्राइवेट प्लेयर के लिए अपनी स्पेस बनाना, ये एक नया अध्याय था। सत्यनारायण नोवेल के जो बेटे हैं मनीष नोवेल, उन्होंने बिजनेस टुडे को बताया था कि उड़ी और पठानकोट जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे 2016 में, उसने कंपनी को, उनके MDs को, उनके CEO को जो है वो सोचने पे मजबूर कर दिया था, इस तरफ पुश करा कि वो अब अपने डिफेंस बिज़नेस को और ज़्यादा सीरियसली ले और इंडिया की जो एक नई पॉलिसी बनी है डिफेंसिव ऑफेंस की, उसके ऊपर कंपनी जो है वो कैपिटलाइज़ करे। मनीष खुद एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 1999 में इन्होंने बिज़नेस को ज्वाइन करा। करंटली ये कंपनी के MD और CEO हैं और इनके अंडर में कंपनी ने इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड नाम से एक अलग सब्सिडरी बनाई जो कि एक्सप्लोजिव्स में काम करती है और एक्सप्लोजिव्स में जो एक्सपांशन कर रही है। अब अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखें एक्सप्लोजिव में, तो उसमें HMX है, RDX है, TNT है
उसके बाद प्रोपेलेंट्स हैं, 30 मिलीमीटर के एमिनिशन हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, माइंस है, वॉरहेड्स है, आर्टिलरी के फ्यूजेस हैं। और ये सब ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ एक कोल माइंस के लिए एक्सप्लोजिव बनाने वाली कंपनी थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो धीरे धीरे करके इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बनती जा रही थी। और नंबर्स में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाया है। उन्होंने मोज़ाम्बिक, मॉरिशियस, ज़ाम्बिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करा और अब ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी बन चुकी है। तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो नागपुर की एक छोटी सी यूनिट से शुरू हुई थी और अब जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आना अभी बाकी था, और वो मोमेंट आया 2020 की शुरुआत में, जब कंपनी ने पूरी तरीके से डिफेंस सेगमेंट में जो है वो कदम रखा। उन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशंस बनाना स्टार्ट करा। सिंपल भाषा में इन्हें मिलिट्री भाषा में इन्हें कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये ड्रोन्स अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और जब इन्हें कमांड दिया जाता है तो ये उसके ऊपर क्रैश करके उसे ख़त्म कर देते हैं। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट लेकर के आई कंपनी वो था नागास्त्र 1, जिसके काफ़ी रिगरस फ्लाइट ट्रायल्स हुए। अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको बता सकता हूँ कि कोई भी इक्विपमेंट अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ले रही है तो उसको हर एक ज्योग्राफी में, हर एक डोमेन में, हर एक थिएटर में टेस्ट करा जाता है। काफ़ी रिगरस ट्रायल्स होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रहते हैं, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाता है। फॉरेन फर्म्स भी रहती है इसमें, इंडियन फर्म्स भी रहती है, और नागास्त्र 1 ने अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ करके ट्रायल्स सक्सेसफुली एस करे थे। और 75% इंडिजीनियस कंटेंट इनके ड्रोन्स में हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हम 2025 पे। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करा, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन्स में कंफर्म हुआ है कि नागास्त्र 1 ड्रोन्स का एक्सटेंसिव यूज़ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, और इसके कारण सोलर इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक था वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। लेकिन ये जीत सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी, ये जीत उस पूरे विज़न की थी जो नोवल ने 30 साल पहले देखा था कि इंडिया को अपने हथियार खुद बनाने होंगे। इंडिया एक नेट इम्पोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बनेगा आर्म्स का, और उस सिलसिले में वो एक्सप्लोजिव्स लेकर के आए, वो एम्युनिशंस लेकर के आए, वो आर्टिलरी शेल्स लाए, वो प्रोपेलेंट्स लाए, फिर वो नागास्त्र 1 जैसे कामिकाज़े ड्रोन्स लाए। लेकिन बात वहाँ पर नहीं रुकी। नागास्त्र जो है वो अकेला नहीं था। सोलर ग्रुप ने जो है वो पिनाका रॉकेट्स भी बनाए, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं, जिसमें अदर गवर्नमेंट एजेंसीज चाहे वो DRDO, भेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें है। और अगर हम बात करें तो पिनाका रॉकेट्स का भी यूज़ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, और पिनाका रॉकेट्स जो है वो हमने फ्रेंडली नेशंस जैसे कि अर्मीनिया को एक्सपोर्ट भी कराए। 6000 करोड़ का ये ऑर्डर था सिर्फ इन्हीं रॉकेट्स का। उसके बाद आज की तारीख में ये लोग, हम सबको पता है कि ड्रोन्स एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है। ड्रोन्स ने एक नए डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर को अनलॉक करा है। तो अब कंपनी ने नागपुर की अपनी फैसिलिटी को एक्सपांड करना स्टार्ट करा है, जहाँ पे वो भार्गव अस्त्र करके इंडिया का पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करा था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो stockanalysis.com पे जो डेटा हमें मिलता है तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 72% बढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। ये एक ऐसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है जो स्टार्ट तो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपने आप को अपने सेक्टर में काफ़ी वर्टिकली इंटीग्रेट करा, एक्सपांड करा। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ ग्रे कहानियाँ भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिहाइंड द सीन्स होती है। तो दिसंबर 2023 की बात है, नागपुर के इनके प्लांट में पैकिंग एरिया में काम चल रहा था और अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। अगर हम ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट देखें तो इस ब्लास्ट में करीब 8-9 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें कुछ महिलाएं शामिल थी और कुछ लोग और घायल हो जाते हैं। उस टाइम के महाराष्ट्र के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसे काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताया था, और
एक्स ग्राशिया भी अनाउंस हुआ था उन लोगों के लिए जिनकी इस हादसे में जान गई थी। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये हादसे हर बार एक सवाल खड़ा करते हैं कि इस टाइप की कंपनीज़ जो है वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे से मेंटेन करके रखती है और ऐसे हादसों को कैसे टाला जाए। और ये बात अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत की या रिकॉर्ड स्टॉक हाई की नहीं है। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कंपनी की एक्सपांशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसके पीछे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री की फ्लोर पे काम करते हैं, उनकी मेहनत है और कभी कभी उनकी जान पे भी बात आ जाती है अपने काम के टाइम पे। तो एक कंपनी जो हथियार बनाती है, जिसके हथियारों के वजह से कई सारी वॉर्स में इंडिया को सक्सेस मिलती है, कई सारे लोगों की जान बचती है इनके एंटी ड्रोन सिस्टम्स के कारण, या एक डेटरेंस क्रिएट होता है कि एनिमीज़ है, टेररिस्ट है, वो हमें अटैक ना करें। उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। और आज अगर हम बात करें कि सोलर इंडस्ट्रीज़ कहाँ खड़ी है, तो आज सोलर इंडस्ट्रीज़ 90 से ज़्यादा कंट्री में उसकी प्रेजेंस है, 40 से ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम screener.in का डेटा उठा के देखें तो 91% एक टाइम पे इनका रेवेन्यू सिर्फ एक्सप्लोजिव से आता था, जो अब धीरे धीरे करके 72% हो गया है। और ये बताता है कि इनका जो डिफेंस और इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। मनीष नुवल खुद कहते हैं कि आने वाले 4-5 साल में डिफेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30-35% तक पहुंच सकता है। सत्यनारायण नुवल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो 10th पास नहीं कर पाया, लेकिन ये कोई मैट्रिक नहीं है किसी की भी सक्सेस को जज करने का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग मजाक उड़ाते थे कि जो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, इंग्लिश बोलने में झिझकता है, आज उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2006 में, जनवरी 2026 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ये कहानी सिर्फ एक बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो किस तरीके से ग्रो हुआ है। अब ये सिर्फ इंपोर्ट पे रशिया से, इज़राइल से, फ्रांस से, अमेरिका से उस तक सीमित नहीं है, ना ही ये सरकारी फैक्ट्रीज़ तक सीमित है। ये इकोसिस्टम में कई सारे नए प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, सोलर इंडस्ट्रीज़ जैसे बिज़नेस आए हैं, कई सारे और स्टार्टअप्स आए हैं, और ये इकोसिस्टम एक ऐसा इवॉल्व हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन दी लार्ज एक ऐसी इवॉल्व हुई है कि एक नागपुर का एक छोटा सा ट्रेडर अपने दम पे एक कंपनी खड़ी करता है जो आज इंडिया के कई सारे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके राष्ट्रपति भवन तक, एक एक्सप्लोसिव ट्रेडर से लेके नागास्त्र वन के मेकर तक, सत्यनारायण नुवल आर्किटेक्ट रहे हैं इस कंपनी के। और ये कहानी थी सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड की। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।